हेलो क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है वर्ण विचार। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण है, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण की मुख्य पहचान यह है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। बच्चों, जब आप कुछ बोलते हो आपके मुंह से तो कुछ ध्वनि निकलती हैं। तो जो ध्वनि यानी कि वो जो आवाज़ होती है वही वर्ण है, जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब वही छोटी से छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है। इसको आप इस एग्जाम्पल्स जो आपको नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं इसके हेल्प से आप समझोगे कि मतलब कैसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, कैसे एक छोटी से छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है, पहले आपकी पिक्चर है पुस्तक। आप पुस्तक को देख रहे होंगे, नीचे हर चीज़ को, हर वर्ण को अलग कर करके लिखा गया है। जैसे कि अगर आप पहला वर्ण ले लीजिए प पे छोटे ऊ की मात्रा है आपकी पू। तो आपका ये पू कैसे बना है? पा देखिए, पा के नीचे आपका हलंत लगा हुआ है बच्चों। जो ये आपकी लाइन लगी हुई है इसको पा के हलंत बोला जाता है। तो इसके पा के नीचे हलंत है, यानी कि जब पा के नीचे हलंत होता है या किसी भी अन्य वर्ण के नीचे हलंत होता है तो वो आधा बनता है वो। तो यहाँ पर आपका ये आधा पा है प्लस छोटा ऊ, मात्रा आपको बताई हुई है छोटा ऊ। तो आधा प प्लस ऊ, छोटा ऊ आपका मिलकर बनता है पू। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए आधा स। अब स कैसे लिखा हुआ है, आधा स कैसे लिखते हैं आप? स के नीचे हलंत, ठीक है। इसी तरीके से त आपका ये कंप्लीट है, यानी कि पूरा है। तो अब आपको इसको पूरा आपको बताया कैसे गया है ये लिखना। त के नीचे हलंत है प्लस अ, यानी कि आधा त प्लस ए मिलकर आपका बना पूरा त। इसी तरीके से जो आपका ये क मिलकर बना है, क कैसे बना है? आधा क प्लस ए मिलकर आपका बना क। इसी तरीके से हाथी, अनार, मेज आप देख सकते हो, इनको भी कैसे अलग अलग कर यहाँ पर दिखाया गया। अब वर्ण के भेद, दो वर्ण के भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि आपको स्वर दे रखे हैं अ, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अ से लेकर औ तक आपके ये कुल मिलाकर 11 हैं। ये सारे आपके स्वर कहलाते हैं। अब जब आप इनको बोलते हो बच्चों तो आपको किसी अन्य वर्ण की यानी किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप बोलोगे आ, तो आ आप आसानी से बोल सकते हो, हमें इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी और वर्ण की ज़रूरत हो इसको बोलने में। तो ये जितने भी स्वर हैं आपके, ये आसानी से आप बोल सकते हो। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट से आता है व्यंजन। अब व्यंजन में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? वो वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेंगे क पे अगर आपको का पे मात्रा लगानी है बड़े ऊ की, यानी कि आपको कू बनाना है, तो आपका कू कैसे बनता है? पहले आप लिखोगे, व्यंजन लोगे आप पहले आधा क प्लस बड़ा ऊ। बड़ा ऊ आपका क्या है? स्वर है, यानी कि व्यंजन लिया प्लस स्वर लिया, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ने मिलकर जब आपने इसको मिलाया, जोड़ा, तब आपका बना कू। तो ये जो आपकी कू यानी कि ऊ की मात्रा बनी, कैसे बनी? स्वरों की हेल्प से, स्वर की सहायता से, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर क से लेकर र तक, क, ख, ग, घ, ड़, ये सारे आपके जो व्यंजन हैं इसको क वर्ग बोला जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे च से लेकर ञ तक आपके च वर्ग है, ट से लेकर न तक आपका ट वर्ग है, त से लेकर न तक त वर्ग, प से म तक प वर्ग।
अब ये क से म तक जितने भी आपके वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। य, र, ल, व, ये आपके 4 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, यानी कि ये मुंह में ही रह जाते हैं जब आप इनको बोलते हो तो। अब नेक्स्ट है आपका श, श, स, ह। जब आप इन व्यंजन को बोलते हो बच्चों तो आप बोलोगे तो आपके मुंह से एक ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा यानी कि हवा सी निकलती है। इसी कारण इसको श, श, स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी टोटल 4 होते हैं। अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं कुल मिलाकर, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये तीनों को मिलाकर आपके कुल मिलाकर 33 व्यंजन बनते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ण हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट आपका दिया हुआ है अयोगवा। अब देखेंगे आप कि अ पे चंद्र बिंदु है, एक अ पे सिर्फ बिंदी है और एक अ के बाद 2 बिंदी हैं। ये सारे ये जो आपके 3 हैं ये अयोगवा कहलाते हैं। अब ये है क्या? जिस अ के ऊपर आप बिंदी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यह अनुस्वार कहलाता है बच्चों। देखिए इसका चिन्ह बिंदी है, इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यंजन के ऊपर जब आप बिंदी लगाते हो तो वो जो आपने जो बिंदी लगाया वो आपका अनुस्वार है, जैसे कि पंख, शंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। इसी तरीके से चंद्र बिंदु देखिए आप, चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी कहते हैं इसे, ये भी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो चांद, पाँव, सांप आदि। इसी तरीके से एक होता है विसर्ग, जब अ के बाद 2 बिंदियां होती है उसे विसर्ग बोला जाता है, और इसको जब हम बोलते हैं तो आधा ह की तरह ये स्वर निकालता है, यानी कि आधा ह की तरह इसको उच्चारण किया जाता है, जैसे कि प्रातः, क्रमशः, निःसहाय, निःसंकोच, प्रातः, त के बाद ह की आवाज़ आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन को हम मिलाते हैं और उनके मिलाने से जब एक नया व्यंजन बनता है, वही आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि एक व्यंजन आपने ले लिया क, एक ले लिया श, तो क और श मिलकर आपका बनाते हैं क्ष, और ये क्ष क्षत्रिय वाला श है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो जैसे कि रक्षा, कक्षा, भिक्षा। इसी तरीके से त यानी कि आधा तय और रै मिलकर आपका त्रय बनाते हैं। उदाहरण है आपके छत्र, मित्र, पुत्र। इसी तरीके से ज, आधा ज और ज्ञ मिलकर आपका ज्ञ बनाता है। उदाहरण है आपके यज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता। इसी तरीके से आधा श और र मिलकर आपका श्र बनाता है। इसके उदाहरण है श्रम, श्रवण, आश्रम। अब थर्ड है आपका आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आ पर आपका चंद्र निशान लगा हुआ है, बट बिंदी नहीं है वहाँ पर। इसके एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे रखे हैं फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल आदि। इसी तरीके से ज के नीचे बिंदी है, ये जो ज है ये जब इसके नीचे बिंदी लगती है तो ये ज बन जाता है। जुबान, मर्ज, फर्ज, कागज। इसी तरीके से फ के नीचे बिंदी है, ये आपका बनता है फन, फर्ज आदि। नेक्स्ट है वर्णमाला। सभी स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण को निश्चित क्रम में रखा जाता है। एक निश्चित क्रम में रखे गए समूह को, एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बच्चों इसमें जो स्वर और व्यंजन है आपके दोनों मिलाकर एक वर्णमाला बनाते हैं, और ये आपके जो स्वर व्यंजन है ये एक क्रम में यानी कि एक लाइन में लिखे जाते हैं, आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो जो ये स्वर और व्यंजनों का निश्चित क्रम है, उनका जो ये एक समूह है, इसे ही आप वर्णमाला कहते हो। नेक्स्ट इज मात्रा।
लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। अब बच्चों, अगर आपको कोई मात्रा बनानी है तो आप क्या करते हो, व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हो। जैसे कि आपको बनाना है कू, छोटा कू, तो आप कू कैसे आपको कू की मात्रा बनानी है, ऊ की मात्रा बनानी है, तो आपने कैसे बनाई, आधा क लिया, आधा क आपका क्या है, व्यंजन है, प्लस छोटा ऊ लिया। छोटा ऊ क्या है, आपका स्वर है, यानी कि स्वर की आपको स्वर की हेल्प लेनी पड़ी, उसकी सहायता लेनी पड़ी एक मात्रा बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने जब उस स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा तो एक मात्रा आपकी बन गई, कू बन गया आपका। अब आप नीचे देख रहे होंगे, सभी अ के अतिरिक्त सभी वर्णों की अपनी अपनी मात्रा होती है। अ सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है, इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। अब आप देख रहे हो बच्चों, ग्रीन वाले ब्लॉक में आपको अ से लेकर औ तक स्वर दे रखे हैं और उसी के सामने पीले बॉक्स में आपको उनकी मात्रा दे रखी है। अब अ के सामने कोई मात्रा नहीं है क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब व्यंजन में आप देखिए ब्लू बॉक्स में आधा क प्लस ए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बड़ा लिख गया है, यहाँ पे छोटा, ये मतलब अ ही है, बड़ा नहीं है यहाँ पर। तो ये आधा क प्लस ए मिलकर आपका पूरा क, मात्रा सहित पिंक में देखिए पूरा क बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो, बड़ा आ उसकी मात्रा आपको दी हुई है, इसी तरीके से छोटी की मात्रा है, बड़ी की है। आप देखेंगे व्यंजन वाले ब्लू बॉक्स में, आप देखेंगे तो आपके जितने भी व्यंजन हैं आप देख सकते हो आधे हैं क्योंकि इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस उनके साथ में आप देख रहे होंगे स्वर लगाया गया है। तो व्यंजन और स्वर मिलकर क्या बनी है, मात्रा बनी है, जो कि आप अपने गुलाबी वाले यानी पिंक बॉक्स में देख सकते हो और आपको एग्जाम्पल आगे दिए होंगे। नेक्स्ट इज र के विविध रूप। र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर रू बनता है। उदाहरण रुपया, रुक, मुआसा आदि। ये आपकी छोटी ऊ की मात्रा है जो आपका ये रू बना है। इसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा जब आप र के साथ लगाते हो तो देखिए लिखने में थोड़ा सा फर्क है आपका। उदाहरण के रूप में रूप, रूस, शुरू, ज़रूर आदि। इसी तरीके से र के अन्य प्रयोग भी हैं। अब र को आप ऊपर भी लगाते हो व्यंजन के और व्यंजन के नीचे भी लगाते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, सेकेंड लाइन में आपको दिया हुआ है पर्वत, गर्भ, नर्स, शर्म। ये सारे जो र है आपकी मात्रा है जो र की व्यंजन के ऊपर लगी हुई है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे शीघ्र, प्रण, प्रणाम, ये सब आपके वर्ण के नीचे हैं। तो इस तरीके से आप र का अलग अलग रूप से मात्राओं में प्रयोग करते हो। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर ओवर हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट इज योर अभ्यास। अभ्यास में आपको विषयनिष्ठ प्रश्न में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आपका क्रियात्मक कौशल है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको टिक का निशान लगाना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर की दे दी है, देख सकते हैं आप। उत्तर पहले में आपको जहाँ पर सही का निशान लगाना था वहाँ पे क से लेकर ख तक जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको आंसर के साथ लिखवा दिए हैं। इसी तरीके से सेकंड में वर्णों को मिलाकर जहाँ पर शब्द बनाना था वहाँ मैंने आपको ये लिखवा दिया है। नाउ कम टू द थर्ड, जिसमें आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट आपको पूछा था अयोगवाह क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अयोगवाह। इसी तरीके से मात्रा किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। नाउ लास्ट इज क्रियात्मक कौशल। अब वर्णों से शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए थे बच्चों जिससे आपको शब्द बनाने थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नाउ लास्ट इज मात्रा इस प्रकार लगाए कि फूलों के नाम बन जाए। अब फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपको एक पिक्चर दी हुई है और कुछ वहाँ पर आपको व्यंजन लिखे हुए हैं जिसमें आपको मात्रा इस तरीके से लगाने है कि फूल का नाम बन जाए। तो पहला जो आपका बन रहा है वो है गुलाब, उसके बाद चमेली,
फिर सूरजमुखी और लास्ट इज गुड़हल। ये आपका फोर्थ जो पिक्चर है इसमें थोड़ा आपका मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आपका गुड़हल है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है वैसे ठीक से। सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 2 में आपका अभ्यास आपकी नोटबुक में करेंगे। इस चैप्टर को दोबारा से फिर से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 के साथ दोबारा से आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा। सो बाय।